अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सरज़रियाब से एक घर के माहौल, एक नॉर्मल हाउस होल्ड जो एक छोटी बच्ची डिज़र्व करती है, उसके बारे में समझने की कोशिश की थी कि एक छोटी बच्ची जब इस दुनिया में आँख खोलती है तो उसको अपने वालिदैन की तरफ से कैसा माहौल चाहिए होता है कि जिसमें वो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंट और एक एतमाद के साथ, भरपूर एतमाद के साथ वो बच्ची ग्रो कर सके। और कभी भी आगे जब ज़िंदगी में वो बढ़े, अपनी शादी के टाइम पे, वो अपने दीन पे और अपने राइट्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। अनफॉर्च्युनेटली हमारे माशरे में ऐसी कई मिसालें हैं कि जिसमें बच्चियाँ घरों में ही इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड होती हैं और उनके बेसिक राइट्स उनको नहीं दिए जाते वालिदैन की तरफ से। बाप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता और माँ जो है, वो भी अपनी बच्ची के लिए उस तरह से परवरिश में वो रोल प्ले नहीं कर पाती जिसकी वजह से बच्चियाँ बाज़ औक़ात ऐसे गलत रास्ते पे निकल जाती हैं कि क्योंकि उनके पास वालिदैन की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं होती और बाज़ औक़ात घरों का माहौल इतना ख़राब होता है कि वो बच्चियाँ उस घर से निकलने की, भागने की करती हैं। और उसके बाद होता क्या है कि उनको सड़क पे कोई भी ऐरा-गैरा या कोई भी इंसान मिल जाए और वो उनकी झूठी-सच्ची तारीफ़ करे, तो वो मान लेती हैं कि शुक्र है कि हमें भी किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया। ये एक औरत की इंतहाई छोटी और पस्त सोच का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्ची कैसे माहौल में पड़ी होगी कि उसको अपने बारे में पता ही नहीं है कि अल्लाह ने उसको क्या खूबसूरत चीज़ और क्या मकाम देके अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में पैदा किया था और उससे अल्लाह ने क्या-क्या काम लेने थे और एक मुसलमान औरत का क्या रुतबा होता है और वो क्या कर सकती हैं अपने दीन के लिए। लेकिन ऐसा बाज़ औक़ात नहीं होता, सब बच्चियों को एक खूबसूरत माहौल नहीं मिलता। तो इस एपिसोड में हम सरज़रियाब से ये पूछेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन घरों में जिन बच्चियों पे ज़ुल्म होता है, जो सप्रेस्ड होती हैं, जो अपने घरों से भागने की कोशिश करती हैं या वो किसी गलत काम में पड़ जाती हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी के पछतावे, उनके रिग्रेट्स, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उसको आप कैसे फ़िक्स कर सकते हैं उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कहते हैं, उस पे रोशनी डालेंगे सरज़रियाब और एंड पे सरज़रियाब हमें अज़ान की फ़ज़ीलत के बारे में बताएँगे। जज़ाकल्लाह अब खैर। ये वो हैबिटेट की गुफ्तगू है जो मैं जहां से मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। अब ये तो सबसे पहला स्टेप है। सेल्फ एस्टीम, तशख्खुस, इज्जत नफ्स, वकार, मयार, ये तो बहुत ग्रैंड गुफ्तगू है जो आप उस वक्त करते हैं जब आपकी फाउंडेशन इस्टेब्लिश्ड होती है। अब मेरी बेटी माशाल्लाह एक स्मार्ट बच्ची है और वो मेरे बेटे उससे छोटी होने के बावजूद उसको बड़ी बहनों की तरह ट्रीट करती। अब मुझे ये मैं बीइंग अ फादर ये देख सकता हूँ। अब मेरे लिए एक लम्हा फिक्री है ये, क्योंकि अब मुझे मेरी बेटी के लिए एक इतना मौजू इन्वायरमेंट चाहिए जो इंटेलेक्चुअली भी इतना स्मार्ट बच्ची हैंडल करने को के काबिल हो और वो देखे कि ये बड़ा हाई फ्लाई जोन की खातून है। इसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पे ये फ्रीली फ्लाई हाई कर सके। अब मैं इसको किसी ऐसे शख्स के साथ बांध दूं जो कहे कि इसको मैंने घर में बैठा के रखना है, ये करना है, हाउस वाइफ बनाना है, मुझे पता है मेरी बेटी उस एनवायरनमेंट सर्वाइव ही नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल। अब ये वो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो अगर माँ बाप नहीं समझते तो वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं करते, वो पूरे मुआशरे के साथ ज्यादती करते हैं। वो उस खानदान के साथ भी ज्यादती करते हैं जिस खानदान का हिस्सा बना रहे हैं अपनी बेटी या अपने बेटे को। एंड इन टर्न उसका जो इफेक्ट मुआशरे पे आता है या खवातीन पे आएगा या उन यंग बॉयज पे आएगा, उस इफेक्ट का इम्पैक्ट इमेजिन ही नहीं कर सकते माँ बाप की कि ये कितना बड़ा इफेक्ट है जो जो आपके एक मामूली से अना के या किसी कम फहमी की वजह से आप सरजद कर जाते हैं। अब इसके बाद के स्टेप्स हैं वो कि अगर मेरे घर में माहौल ही ऐसा मैंने किया हुआ है कि जिसमें मेरी बेटी एक सप्रेस्ड माहौल में पल रही है और इसको कोई
ऐसे मामलात दरपेश हैं, जैसे आपने इब्तिदा में जिक्र किया कि क्योंकि गिल्ट की भी तीन किस्में होती। एक गिल्ट होता है कुछ कर जाने का अफसोस, कि मुझसे कुछ गलती सरजद हो गई। वो है गिल्ट ऑफ हैविंग डन समथिंग एंड देन रिग्रेटिंग एंड रिपेंटिंग अबाउट इट। अफसोस और पछतावा हो गया। रिग्रेट्स इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि रिग्रेट आपको माफी, तलाफी या कफारे की तरफ लेके जाती। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस वो पछतावा, वो चीज है जो आपको दीमक की तरह खा जाती है। हम्म। पछतावा तब होता है जब आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए कि अब मेरे किसी एक्ट की माफी तलाफी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या तो इसलिए कि वो सर्कमस्टेंसेस ही जनरेट नहीं हो सकते जहां मुझे मेरे किए की सजा मिल सके, या माफी मिल सके, या तलाफी मिल सके, या मैं कफारा अदा कर सकूं, या मैं बता नहीं पाऊंगी कभी कि मेरे दिल में क्या है, और मैं उसी आग में पछतावे की सूरत में जलती रहूंगी या जलता रहूंगा। हम्म। इसलिए जी। इसलिए दीन हमेशा दो चीजों के ऊपर बहुत जोर देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि ये मत समझो, कभी भी मायूस मत हो अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह उसकी रहमत से भी बड़ा कोई गुनाह तुम सरजद कर सकते। उसकी रहमत से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह बेशक। ताला अपनी रहमत की आगोश में तुम्हारे गुनाहों को छुपा लेता है, तुम्हें मुआफी दे देता है। किस सूरत में? कि तुम रियलाइज करो कि तुमने क्या किया, और तुम उस रिग्रेट में आओ, नॉट रिपेंटेंस। अफसोस और पछतावे का जो मार्जिनल डिफरेंस है उसको रिकग्नाइज करो, अपनी जिंदगी से इस चीज को निकाल के अल्लाह की रहमत के हवाले करके दोबारा उस चीज से परहेज करने के लिए जाओ। लेकिन ये वो सूरतें हैं जिन सूरतों में हमसे कोई खता या कोई गुनाह सरजद हो। हम्म। जो गिल्ट आप मेंशन कर रही हैं कि एक ब्रोकन साइकोलॉजी ऑफ द हाउस में, हाउस होल्ड में जो गिल्ट और रिपेंटेंस और रिग्रेट्स लेके कोई बेटी पनपती है, वो इतनी डैमेजिंग चीज है। जो वर्ड आपने टॉक्सिक यूज किया, बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया आपने, कि वो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है कि वो बच्चे की साइकोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट, गोस्ट इस्टेब्लिश कर लेता है। गोस्ट यानी भूत, ऐसी चीजें जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीजें आपकी साइकोलॉजी में इस्टेब्लिश हो जाती हैं। और वो सारी उम्र के लिए एक साइकोलॉजी की एक टर्म है, स्किट्सोफ्रेनिया। स्किट्सोफ्रेनिया क्या होता है कि हम एक अपने ही अंदर, हमारा दिमाग एक पैरेलल वर्ल्ड जनरेट कर लेता है जिसके अपने कैरेक्टर्स होते हैं जो बाकायदा नजर आते हैं। कुछ केसेस में ब्रूस ली एक कितना बड़ा फाइटर था। जी। ब्रूस ली वाज द किंग ऑफ कung फू। ब्रूस ली सारी उम्र अपना स्किट्सोफ्रेनिया दूर नहीं कर सका। उसको एक देव कामत चीज आके मारती थी, इतना मारती थी कि जब वो जागता था तो उसके जिस्म पे जख्म होते थे। हम्म। कितनी ही फिल्मों की शूटिंग के दौरान लोगों ने ब्रूसली को छुड़ाया कि फिल्म चल रही है, तुम इस शख्स को फिल्म की एक्टिंग एक्टिंग में कत्ल ना कर दो। तो वो फिर जगाते थे उसको। वो कहता था कि मेरे मुझे वो इसके अंदर वो देव नजर आना शुरू हो गया था जो मुझे मेरा स्किज़ोफ्रेनिया में आता है। हम्म। ये मैं आपको उस शख्स का, मैंने ब्रूसली का नाम इसलिए लिया है बिकॉज ही इज नोन टू बी वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन्स एंड माइंड्स दैट मैनकाइंड हैज सीन। उसने अपने दिमाग को इस लेवल पे स्टेब्लिश किया था, अपने बॉडी कंट्रोल को, अपनी मार्शल आर्ट्स को, अपनी मेडिटेशन को इस लेवल पे किया था जिस लेवल पे दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं पहुंच सका। रीसेंट हिस्ट्री में, मैं हमारे बुजुर्गों की गुफ्तगू नहीं कर रहा, रीसेंट जी। हिस्ट्री, ये जो 20th सेंचुरी थी, इसमें ब्रूसली से बड़ा कोई शख्स पाया नहीं जाता। और वो एक स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज था। स्किज़ोफ्रेनिया एक डिजीज कंसिडर की जाती है, डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। मैं उसको डिजीज या डिसऑर्डर नहीं मानता जाती तौर पे। मैं समझता हूँ
कि इसको बैक ट्रैक करें तो आपको एग्जैक्टली जैसे आपने गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि एक सर्टन टॉक्सिक एनवायरनमेंट damages the psychology of a woman or a boy to a level कि वो irreparable damages कर देता है अंदर, वो रिपेयर नहीं हो सकते। और अगर वो रिपेयर होने हैं तो वो कैसे होने हैं, दीन उसकी क्लेंजिंग कैसे करता है। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में अपने मुशाहिदे से, अपने तजुर्बे तजिए से और मुताले से एक ही चीज बड़ी खूबसूरत देखी। मौला अली को एक दफा सिवियर एंजाइटी अटैक हो गया, और when we name Maula Ali, we need to first recognize the might of that personality, कि ऐसी हस्ती को, इतने बड़ी कदो हम्म। कामत वाली हस्ती को, कि जिनके सामने देव एग्जिस्ट नहीं करते मरहब जैसे, जिनके सामने खैबर जैसे कले एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके सामने जिन्नात एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको वो, जो लोगों को नजर नहीं आते उनको वो कत्ल कर देते थे, ऐसी हस्ती को अगर अचानक से कोई एंग्जाइटी का अटैक हुआ है कि उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और आका अलैहिस्सलाम के पास आके कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो, तो आका अलैहिस्सलाम उनको करीब बुलाते हैं अपने और उनके कान में देते हैं अजान। ये मौला अली वाली और आका अलैहिस्सलाम वाली। जी। तो मैंने अपने मोबाइल में मुस्लिम प्रो नाम की ऐप डाउनलोड की और उसमें अजान अलर्ट एक्टिवेट कर दी, और जब मेरे मोबाइल में अजान बजती थी मैं वो कान से लगा लेता। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि मेरे ऊपर कितना बड़ा राज अल्लाह ताला ने अफशा किया, कि पूरा सुभान वेस्ट इस टाइम, पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस टाइम एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स और थेरेपी और सिकाइट्री इसका शिकार है, क्योंकि उधर मस्जिदें पाई नहीं जाती जहां पे अजानें होती हैं। हम्म। हम थर्ड वर्ल्ड में सबसे बुरी इकोनॉमी में भूखे भी सो रहे होते हैं, तो अजानें हर वक्त हमारी एंजाइटी लेवल को बैलेंस रखती हैं, वो हमें सुनाई देती हैं 5 टाइम, अल्लाह। सबलिमिनली हमें ट्रीट कर रही होती। हम्म। मैंने बहुत। जब ये अजान की थेरेपी की तो उसके बाद मैंने, एक हफ्ते के बाद मेरे एंजाइटी अटैक सारी जिंदगी के लिए खत्म हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने हर दोस्त को बताना शुरू कर दिया कि मैंने दुनिया जहान की मेडिसिन ट्राई कर ली, कौन से सर्जन, तो कौन से न्यूरोलॉजिस्ट, तो कौन से साइकाइट्रिस्ट, तो कौन सा पीर फकीर, दम दरूद हकीम और होम्योपैथी, मैंने दुनिया जहान का हर जगह मैंने फरोली हुई है। मैंने बड़े बड़े खानकाहों में जाके उनकी गदियां उल्टी की हुई है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास इलाज नहीं है मेरा, मैं तुम्हारे दरबार से खाली आज जा रहा हूँ, बंद कर दो इस दरबार को। मेरे झगड़े हुए हैं पीरों फकीरों के साथ, बड़े बड़े लेवल के, फन्ने खान लेवल के, मैं नाम लूँ तो आपको हैरानगी होगी। और इलाज मिला तो कहाँ, अजान, हाँ, अल्लाह। जो मुझे बेहतरीन। बचपन में मेरे कान में डाल दिया गया था इलाज। मेरी पैदाइश के टाइम पे ये इलाज मुझे सुना दिया गया था, और मुझे रिकग्नाइज हुआ तो कहाँ, जब मैंने ये हदीस पढ़ी, जब आकर इस्लाम की और मौला। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हमारा दीन इब्तदा से, पैदाइश से हमारी ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। हम्म। ना सिर्फ हमारी नरिशमेंट ऑफ ईमान, बट आवर मेंटल ट्रीटमेंट थ्रू अजान। बिल्कुल। और घर में तिलावत हो रही होती है, कोई ना कोई कुरान पाक पढ़ रहा होता है, कहीं पे कोई किसी की टीवी पे तिलावत चल रही होती है, कहीं पे अजान की आवाज मस्जिदों से आ रही होती है, कहीं पे क्या होता है, रमजान पूरा महीना हमें क्लेंजिंग के लिए हर वक्त इस तरह गूंजता है, सब कुछ होता है। ये वो ट्रीटमेंट है जिसके अलावा किसी लेवल की चाइल्ड साइकोलॉजी के गोस्ट्स और स्किज़ोफ्रेनिया और एंजाइटीज और पैनिक्स का इसके अलावा कोई इलाज एग्जिस्ट नहीं करता। वो सिर्फ झूठ है, वो सिर्फ बिग फार्मा की ट्रिक्स हैं आपको एक मर्ज